उन्होंने हमें बताया कि यह 90 के दशक में बंद हो गया। यह अक्षम था, इसे पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता था। लेकिन क्या होता अगर रोटरी इंजन फेल नहीं होता? क्या होता अगर इसे बंद कर दिया जाता? हिरोशिमा के बाहर एक सीलबंद कमरे में इंजीनियरों की एक छोटी सी टीम RE सिरेक्ट नामक एक परियोजना पर काम कर रही थी, जो शेल कंपनियों और कागज सी तकनीकी अनुदानों के ढेर के नीचे दबी हुई थी। इसके केंद्र में एक अजीब सी चिकनी हाउसिंग यूनिट बिना पिस्टन, बिना वाल्व, बिना शोर के घूम रही थी। सिर्फ पुनर्जन्म नहीं, बल्कि युद्ध के लिए फिर से बनाया गया। जनवरी में माजदा के CEO ने एक रहस्यमयी घोषणा की, भविष्य को प्लग इन नहीं किया जाएगा। दर्शक हंस पड़े, लेकिन उन्होंने यह नहीं देखा कि एक रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड का परीक्षण शुरू हो चुका था, जो ग्रिड को छुए बिना 1100 किलोमीटर तक चल सकता था। यह कोई कल्पना नहीं थी, यह कोई प्रोटोटाइप नहीं था, यह पहले से ही चल रहा था। प्रोटोटाइप के अंदर एक कॉम्पैक्ट रोटरी जनरेटर था, जो किसी कॉफी मशीन से बड़ा नहीं था, 12,000 RPM पर घूम रहा था। फिर भी बायोसिंथेसिस्ड इथेनॉल के अलावा किसी और चीज का इस्तेमाल करके एक इलेक्ट्रिक वाहन को लगातार चलाने में सक्षम था। तापीय दक्षता चौंका देने वाली 48.2% और उत्सर्जन लगभग शून्य। यह दहन की ओर वापसी नहीं थी, यह एक कठोर पुनर्निर्धारण था। इससे पहले कि हम और गहराई में जाएं, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप उन सच्चाइयों से कभी ना चूकें जिन्हें वे दबाने की कोशिश कर रहे हैं। माजदा ने उस एक चीज को हल कर लिया है जिससे इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता सबसे ज्यादा डरते थे, ग्रिड की स्वतंत्रता। कांगो में कोई सुपरचार्जर नहीं, कोई लिथियम सप्लाई चेन नहीं, कोई कोबाल्ट खदान नहीं, बस ईंधन जिसे आप अपनी जरूरत के अनुसार उगा सकते हैं, स्पिन कर सकते हैं और रिसाइकल कर सकते हैं। 2022 से जापानी पेटेंट फाइलिंग में दबी माजदा ने एक नया आर्किटेक्चर पंजीकृत कराया था, MPHV1, एक मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म जिसे रोटरी जनरेटर को रेंज एक्सटेंडर के रूप में स्वीकार करने के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन रैपिड स्वैप पॉड्स के लिए समर्थन के साथ। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल, नावें और यहां तक कि विमान भी एक ही कोर इंजन साझा कर सकते हैं और बैटरी की तरह ईंधन पॉड्स को बदल सकते हैं। और यहीं से मामला भू राजनीतिक हो जाता है। जापान के व्यापार मंत्रालय से लीक हुए एक आंतरिक झापन से पुष्टि हुई है कि सरकार ने एक अग्रणी ऊर्जा स्टार्टअप के जरिए RE सिरेक्ट में 180 अरब येन से ज्यादा का निवेश किया है। क्यों? क्योंकि जापान के अपने शब्दों में इलेक्ट्रिक वाहन ही अंतिम लक्ष्य नहीं है, ऊर्जा संप्रभुता है। जब पश्चिमी वाहन निर्माताओं ने EV नियमों को सख्त करने की पैरवी की, तो जापान ने कोई विरोध नहीं किया। उन्होंने बस अपना रुख बदल लिया। 2027 तक दक्षिण पूर्व एशिया में रोटरी आधारित हाइब्रिड वाहनों को तैनात करने की योजना है, जिससे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। क्योंकि टेस्ला चार्जिंग स्टेशन बनाती है, जबकि माजदा ऐसे इंजन बनाती है जिन्हें उनकी जरूरत नहीं होती। जिनेवा मोटर शो में 2 यूरोपीय CEO ने माजदा के कार्यशील प्रोटोटाइप को निजी तौर पर देखा। कुछ ही हफ्तों में उनमें से एक इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी कंपनी के CEO ने बिना कोई बयान दिए इस्तीफा दे दिया। कुछ हफ्तों बाद उनके शेयर डीलिस्ट कर दिए गए। पर्दे के पीछे विश्लेषकों ने एक ही मुहावरा फुसफुसाया, रोटरी डेटोनेशन। इस बीच टोयोटा ने चुपचाप माजदा से 4 प्रमुख पेटेंट हासिल कर लिए। रोटर कूलिंग सिस्टम, हाइड्रोजन प्री कंप्रेशन चैम्बर और थर्मल बैलेंसिंग एल्गोरिदम। यह दर्शाता है कि माजदा की तकनीक में क्रॉस प्लेटफॉर्म क्षमता है, और यहीं पर इंजन सिर्फ इंजन नहीं रह जाता। एक नए जापानी रक्षा दस्तावेज में माइक्रो रोटरी रेंज एक्सटेंडर को मानव रहित हवाई वाहनों की श्रेणी में सूचीबद्ध किया गया है। अनुवाद: ये इंजन सिर्फ कारों के लिए नहीं है, इन्हें ड्रोन, मॉड्यूलर परिवहन और ऑफ ग्रिड सैन्य रसद के लिए भी बनाया जा रहा है। क्योंकि जब ग्रिड फेल हो जाता है तो सिर्फ ईंधन ही बचता है। माजदा का दांव सिर्फ तकनीकी नहीं बल्कि अस्तित्व का भी है। लिथियम से ग्रस्त इस दुनिया में वे रसायन विज्ञान की ओर लौट आए हैं, और उन्होंने जो बनाया है वह न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों को तहस नहस कर सकता है, बल्कि उन्हें पूरी तरह से बदल भी सकता है। रोटरी को उड़ने के लिए नहीं बनाया गया था, न 30,000 फीट की ऊंचाई पर, न शून्य से नीचे के वायुमंडलीय दबाव पर, और निश्चित रूप से किसी ऐसे विमान के अंदर नहीं
जिसमें कोई पारंपरिक टरबाइन या दहन बैकअप ना हो। लेकिन मार्च में जापान की एयरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी जैक्सा से जुड़ा एक परीक्षण वाहन प्रशांत महासागर के ऊपर एक विशिष्ट ध्वनि संकेत के साथ देखा गया। अत्यंत उच्च आरपीएम की आवाज, शून्य दहन अंतराल और कोई तापीय प्लम नहीं। विमान बिना चिह्न वाला विद्युत चालित, रेंज गोपनीय। यह बैटरी से नहीं चलता था। यह एक रोटरी पल्स सिस्टम पर चलता था, जिसे माजदा इंजीनियर अब टाइप जी पल्स कहते हैं। सार्वजनिक पेटेंट दाखिलों से पता चलता है कि यह विमानन ग्रेड सिस्टम एक दबाव युक्त इथेनॉल हाइड्रोजन मिश्रण का उपयोग करता है, जिसे तरल नाइट्रोजन शीतलन के साथ एक दोहरे कक्ष वाले रोटरी कोर के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है। पूरे प्रोपल्शन मॉड्यूल का वजन 90 किलोग्राम से कम है और यह एक मानक ईंधन टैंक के बराबर जगह में समा जाता है। यह लगभग बिना किसी रुकावट के काम करता है, निरंतर विद्युत उत्पादन करता है और लिथियम आयन प्रणालियों के लिए अनुपयुक्त वायुमंडलीय परिस्थितियों में भी चलता है और यहीं पर डेटा घातक साबित होता है। जापान में जेड पल्स के दाखिल होने के 2 महीने बाद डीएआरपीए द्वारा वित्त पोषित अमेरिका स्थित लंबी दूरी की ड्रोन कंपनी अल्फा वोल्ट ने अचानक सभी प्रोटोटाइप उड़ाने रोक दी। कुछ दिन बाद ऑस्ट्रेलियाई हवाई मानचित्रण स्टार्टअप स्काइवेंस ने अपने हाइड्रोजन इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म में आंतरिक दहन विफलताओं की सूचना दी, जिसके बाद अनुसंधान एवं विकास पूरी तरह से बंद हो गया। हालांकि यह खुलासा नहीं किया गया कि उनके बीच एक साझा आपूर्तिकर्ता कौन था। ओसाका स्थित अब बंद हो चुकी प्रयोगशाला रोटोकिनेटिक्स को 2021 में माजदा ने चुपचाप अधिग्रहित कर लिया। एक ही झटके में माजदा ने कॉम्पैक्ट एविएशन रोटरी बनाने में सक्षम सरकार के बाहर की एकमात्र टीम को अपने में समाहित कर लिया और इसी तरह बाकी सभी एक दशक पीछे छूट गए। इस बीच टोयोटा के हाइड्रोजन विभाग ने एक अनोखा मोड़ लेते हुए अपने ईंधन सेल अनुसंधान एवं विकास बजट का 22% रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड सिस्टम की ओर मोड़ दिया। एक लीक हुई आंतरिक रणनीति के बारे में डॉक ने इस बदलाव को ऑपरेशन एच ओवरराइड नाम दिया और एक चेतावनी भरी बात कही, अगर रीसेरेक्ट सफल होता है तो हम अब टेस्ला से नहीं बल्कि माजदा से आसमान के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जमीनी स्तर पर तेल उद्योग को दीवार पर लिखी इबारत समझ आ गई, क्योंकि 40 सालों में पहली बार रोटरी इंजन ईंधन अज्ञेय थे। पिस्टन इंजनों के विपरीत नया रोटरी डिजाइन मेथनॉल, अमोनिया और यहां तक कि सिंथेटिक जेट ईंधन के अनुकूल इग्निशन चक्रों को समायोजित कर सकता है। फील्ड परीक्षणों में माजदा का इंजन बिना किसी पुर्जे बदले 5 अलग अलग ईंधनों पर लगातार चलता रहा, बस पुनर्प्रोग्रामिंग। इसके क्या परिणाम होंगे? जीवाश्म ईंधन आपूर्ति श्रृंखलाओं से पूरी तरह अलग हो जाना। सऊदी अरामको ने तेजी से प्रतिक्रिया दी और सिंथेटिक संगत माइक्रो जनरेटरों पर केंद्रित एक शैडो आर&डी पहल शुरू की, लेकिन शायद अब बहुत देर हो चुकी है। माजदा ने 2 जापानी ऊर्जा स्टार्टअप कंपनियों के साथ मिलकर बड़े पैमाने पर कंटेनर आकार के इथेनॉल सिंथेसाइजर का उत्पादन शुरू किया है, जो शैवाल, खाद्य अपशिष्ट या यहां तक कि वायुमंडलीय CO2 का उपयोग करके ईंधन बनाने में सक्षम है। और बैटरी जगत को इससे क्या डर लगना चाहिए, वह यह है, प्रत्येक रोटरी यूनिट का ओवरहॉल MTBO के बीच औसत समय 11,000 घंटे है, जो वास्तविक दुनिया के तनाव में टेस्ला के 4,680 सेलों के जीवन काल का 3 गुना है। कोई थर्मल रनवे नहीं, कोई खनन नहीं, कोई आग का खतरा नहीं, बस एक घूमने वाला चैम्बर और एक ईंधन लाइन। जैसे जैसे पुराने इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता परेशान होते गए, नियामकों तक भी घबराहट फैल गई। ब्रुसेल्स में यूरोपीय आयोग के सदस्यों ने चुपचाप रोटरी हाइब्रिड वाहनों के लिए उत्सर्जन छूट रिपोर्ट मांगी। वॉशिंगटन में इलेक्ट्रिक वाहन कर क्रेडिट समायोजन में गैर ग्रिड इलेक्ट्रिक रेंज एक्सटेंडर को शामिल किया जाने लगा। वे नियमों को दोबारा नहीं लिख रहे हैं, वे उस इंजन की तैयारी कर रहे हैं जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि वह कभी वापस नहीं आएगा। और जब जनता का ध्यान लिथियम की कीमतों और चार्जिंग मैप्स पर टिका हुआ था, माजदा ने अपना आखिरी वार कर दिया। एक नए प्रोटोटाइप रेक्स TX एक को भारत के सबसे बड़े ऑटो एक्सपो के लिए रवाना होने वाले एक शिपिंग कंटेनर में लोड किया गया। लेकिन यह कोई कॉन्सेप्ट नहीं था,
यह एशियाई बाजारों के लिए पहले से ही तैयार एक उत्पादन तैयार ड्राइव ट्रेन थी। रेंज 1400 किलोमीटर, रिफिल समय 3 मिनट, ईंधन प्रकार परिवर्तनशील, और सिस्टम के स्पेसिफिकेशन में एक मुहावरा लिखा था, ग्रिड की जरूरत नहीं है लेकिन दुनिया इसे कभी नहीं देख पाएगी। अनावरण से कुछ दिन पहले भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने नवशिवा बंदरगाह पर कंटेनर को रोक लिया। कोई सार्वजनिक स्पष्टीकरण नहीं, कोई कागजी कार्रवाई नहीं। बाद में उपग्रह चित्रों से पता चला कि कंटेनर का मार्ग बदल दिया गया था। सैन्य सुरक्षा में उसे पुणे के बाहर एक निजी परीक्षण केंद्र में ले जाया गया था। यह स्थल रक्षा ठेकेदारों द्वारा सुरक्षित था। कोई प्रेस नहीं, कोई सार्वजनिक पहुंच नहीं, और इस बात की कोई पुष्टि नहीं कि प्रोटोटाइप कभी क्रेट से बाहर निकला था। 5 दिन बाद जो सामने आया वह कोई कार नहीं थी। ये शेक्स और HR एक नामक एक मॉड्यूलर ड्राइव ट्रेन थी, जो एक रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड प्लेटफॉर्म है जो उच्च ऊंचाई वाले लॉजिस्टिक्स, परिवर्तनशील जलवायु परिवहन और गैर ग्रिड बिजली रूपांतरण के लिए डिजाइन किया गया है। भारत, जिसकी लंबे समय से इलेक्ट्रिक वाहन के बुनियादी ढांचे में पिछड़ने के लिए आलोचना की जाती रही है, अब पूरी तरह से उससे आगे निकलने की तैयारी कर रहा था। टेस्ला की बराबरी करने के बजाय वे एक ऐसे परिवर्तनशील भविष्य की ओर बढ़ रहे थे जिसमें न तो सुपरचार्जर नेटवर्क की जरूरत थी, न कोबाल्ट आयात की, और न ही ग्रिड सब्सिडी की। 30 दिनों के भीतर टाटा मोटर्स ने माजदा की वैश्विक तकनीकी लाइसेंसिंग शाखा के साथ एक गोपनीयता समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए। इसके परिणाम तत्काल सामने आए। भारत के पहले बड़े पैमाने पर चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की समय सीमा को चुपचाप टाल दिया गया। पर्दे के पीछे टाटा के इलेक्ट्रिक वाहनों के रोड मैप को 2028 तक RE सेरेक्ट आर्किटेक्चर को एकीकृत करने के लिए फिर से लिखा गया। इस बीच जापान ने दक्षिण पूर्व एशिया में इथेनॉल आधारित ईंधन स्टेशनों के सहविकास के लिए वियतनाम के साथ एक ऐतिहासिक समझौता किया, लेकिन कम लागत वाली गैर लिथियम परिवहन के लिए अनुकूलित रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड कारों के लिए नहीं। ग्रिड अस्थिरता वाले हर देश ने यही अवसर देखा। ग्रिड को पूरी तरह से छोड़ दें। वोक्सवैगन मुख्यालय के अंदर इंजीनियरों को डिसरप्शन प्रोटोकॉल नामक एक परिदृश्य की समीक्षा करने के लिए कहा गया था। यह उनकी आंतरिक रणनीति इकाई द्वारा तैयार किया गया एक सबसे खराब स्थिति का अनुमान था। अगर रोटरी इलेक्ट्रिक हाइब्रिड 2027 तक पूरे एशिया प्रशांत क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पहुंच जाते हैं तो वॉक्सवैगन की MIB बैटरी आर्किटेक्चर क्षेत्रीय स्तर पर अप्रचलित हो जाएगी। यह घबराहट सिर्फ सैद्धांतिक नहीं थी। मलेशिया में शुरुआती फील्ड परीक्षणों में माजदा के रोटरी जनरेटर ने तापमान, सहनशीलता और बिजली की निरंतरता दोनों ही मामलों में BYD की ब्लेड बैटरी से बेहतर प्रदर्शन किया। इससे भी बुरी बात यह थी कि प्रति किलोमीटर लागत 42% कम थी और स्थानीय रूप से उत्पादित इथेनॉल का उपयोग करके ईंधन भरने में 4 मिनट से भी कम समय लगा। BYD ने वैकल्पिक ईंधन अनुसंधान एवं विकास में $60 करोड़ का निवेश किया। NIO ने दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार की सभी योजनाओं को रोक दिया और दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक वाहन बैटरी निर्माता कंपनी कार्टिल ने एक हाइब्रिड बैटरी ईंधन रोटरी कंटेनमेंट यूनिट के लिए पेटेंट दाखिल किया, जो माजदा के शुरुआती डिजाइनों से काफी मिलता जुलता था। अमेरिका में यह खामोशी सर्जिकल साबित हुई। टेस्ला ने अपनी गीगा फैक्ट्री फाइलिंग को वैकल्पिक रेंज एक्सटेंडिंग सिस्टम्स को शामिल करने के लिए अपडेट किया, लेकिन एलन मस्क ने कोई बयान नहीं दिया। बंद दरवाजों के पीछे एक गोपनीय निवेशक ब्रीफिंग में इस बात की पुष्टि हुई कि टेस्ला का सोलर प्लस EV इकोसिस्टम मोबाइल ईंधन आधारित जनरेटरों के कारण व्यवधान के प्रति संवेदनशील था, क्योंकि एक बार ऊर्जा मोबाइल हो जाने पर ग्रिड वैकल्पिक हो जाता है और एक बार ऊर्जा ईंधन अज्ञेय हो जाने पर लिथियम पर बातचीत की जा सकती है। एक एक करके स्टार्टअप बंद हो गए। ड्रिफ्ट एंड मोटर्स, जिसे कभी नॉर्वे की टेस्ला कहा जाता था, ने अपने मॉड्यूलर EV वैन कार्यक्रम को बंद कर दिया, क्योंकि प्रमुख निवेशकों ने अप्राप्य अप्रचलन जोखिम का हवाला देते हुए हाथ खींच लिए थे। कैलिफोर्निया स्थित फ्रीफॉर्म इलेक्ट्रिक ने अपनी बैटरी डिजाइन टीम के 80% सदस्यों को नौकरी से निकाल दिया। चीन में
2 क्षेत्रीय ईवी कंपनियों ने सरकारी अनुबंध खोने के बाद आपातकालीन विलय के लिए आवेदन किया, जिन्हें अब रोटरी संगत प्लेटफॉर्म पर पुनर्निर्देशित किया गया है। अमेज़न ने भी इस पर ध्यान दिया। उनकी लॉजिस्टिक्स शाखा ने टोक्यो के एक स्टार्टअप द्वारा विकसित माइक्रो रोटरी पावर पैक से लैस कम उत्सर्जन वाले डिलीवरी ड्रोन का परीक्षण शुरू कर दिया, जिसके बारे में अफवाह है कि वह माजदा द्वारा समर्थित है। आंतरिक रिपोर्ट में बैटरी घनत्व के स्थिर होने की बात कही गई थी। रोटरी ऐसा नहीं करती, लेकिन सबसे तीखा मोड़ दक्षिण कोरिया से आया। हुंडई, जो लंबे समय से दहन संकर विकास को लेकर संशय में थी, ने प्रोजेक्ट एथर शुरू किया, जो पहाड़ी और ग्रामीण इलाकों के लिए तरल ईंधन से चलने वाले इलेक्ट्रिक वाहन ईवी प्लेटफॉर्म बनाने की पहल है। प्रमुख इंजीनियर पूर्व माजदा प्रणोदन विशेषज्ञ डॉ केई मोरिता, जिन्होंने 2023 में चुपचाप कंपनी छोड़ दी थी। ज्ञान का एक गहन हस्तांतरण, संभवतः जानबूझकर। और अभी हिरोशिमा के नीचे एक भूमिगत कक्ष में माजदा कैपेसिटिव बूस्टर से जुड़े दोहरे रोटर रोटरी एरे का परीक्षण कर रहा है, जो उड़ान के बीच में सुपर कैपेसिटर चार्ज करने में सक्षम है। अब लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बराबरी करना नहीं है, बल्कि बैटरी को हमेशा के लिए वैकल्पिक बनाना है। कैलिफोर्निया से लेकर टोक्यो तक दुनिया की शीर्ष सॉलिड स्टेट बैटरी कंपनियां संकट में हैं। क्वांटम आयन कॉर्पोरेशन, जिसे कभी ऊर्जा भंडारण का भविष्य कहा जाता था, के 3 प्रोटोटाइप सेल थर्मल साइक्लिंग परीक्षणों के दौरान फट गए, जिससे उसकी पूरी पायलट लाइन पर आपातकालीन रोक लग गई। सॉलिड सेफ टेक्नोलॉजीज ने 0 से 10 डिग्री सेल्सियस नीचे तापमान ठंडा होने पर ऊर्जा घनत्व में 52% की गिरावट दर्ज की, जिससे हर मौसम में बेहतर प्रदर्शन का उनका मूल दावा बेमानी हो गया। अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग के वादे पर $42 करोड़ जुटाने वाली स्टार्टअप कंपनी लायन एनर्जी को एक भी विनिर्माण साझेदार न मिलने के कारण अपने 60% कर्मचारियों की छंटनी करनी पड़ी। जर्मनी की उभरती हुई कंपनी मेगा कैप्स ने चुपचाप अपने उत्पादन उपकरण शेनजेन स्थित एक चीनी संघ को बेच दिए, जिससे यह स्वीकारोक्ति हुई कि सॉलिड स्टेट बैटरी के लिए पूंजीगत लागत लिथियम आयन बैटरी से 5 गुना ज्यादा है। और नेक्स्ट जेन मटेरियल्स द्वारा फरवरी में दायर एक पेटेंट फाइलिंग में एक लीक हुई रोटरी चालित आयनिक पुनर्संयोजन प्रक्रिया का जिक्र है, जो इस बात का संकेत है कि बैटरी बनाने वाली कंपनियां भी दहन को अपनी नवीनतम रसायन विज्ञान के साथ मिलाने की कोशिश कर रही हैं। जैसे जैसे प्रयोगशालाओं से बाहर दहशत फैल रही है, सरकारें नियमों को नए सिरे से तय करने में जुटी हैं। बर्लिन में मसौदा कानून में हानिकारक कंपन उत्सर्जन की आड़ में रोटरी चालित वाहनों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का प्रस्ताव है, जिसमें प्रति वाहन 20 लाख यूरो तक का जुर्माना शामिल है। यूरोपीय आयोग ने चुपचाप अपनी इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी में एक सनसेट क्लॉज जोड़ दिया है, जो 2029 से प्रभावी होगा, जो आंतरिक जनरेटर का उपयोग करने वाले किसी भी वाहन को बाहर कर देता है, जो माजदा के मॉड्यूलर पॉड्स पर सीधा प्रहार है। IRS फाइलिंग के एक बड़े हिस्से से पता चलता है कि गैर लाभकारी संस्था एनर्जी फ्यूचर्स अलायंस के माध्यम से कम $75 मिलियन का काला धन इकट्ठा किया गया, जिससे ब्रुसेल्स और वॉशिंगटन में रोटरी इंजनों को पर्यावरणीय गिरावट के रूप में पेश करने के लिए एस्ट्रोटर्फ अभियानों को वित्त पोषित किया गया। अमेरिकी ऊर्जा विभाग के अपने आंतरिक झापन में स्वीकार किया गया है कि रेंज एक्सटेंडर को दंडित करने के लिए ईवी टैक्स क्रेडिट में बदलाव से ग्रिड स्वतंत्र खतरों को बेअसर किया जा सकता है, लेकिन अगर ग्रामीण समुदाय ऑफ ग्रिड गतिशीलता विकल्पों को खो देते हैं तो गंभीर राष्ट्रीय सुरक्षा चिंताओं को इंगित करता है। इस बीच सिटीजन्स फॉर क्लीन चार्ज नामक एक नया लॉबिंग समूह रातों रात उभरा, जिसका नेतृत्व टेस्ला के पूर्व अधिकारियों ने किया, जो आश्चर्यजनक रूप से भारी धन और बिना किसी दानदाता के केवल बैटरी आधारित नियमों की वकालत कर रहे थे। इस लड़ाई के ऊपर छिपे हुए ऑपरेशन तेज हो रहे हैं। हिरोशिमा के नीचे एक भूमिगत बंकर में इंजीनियर अब ग्रिडी एक्स को असेंबल कर रहे हैं, जो एक नेटवर्क से जुड़ा रोटरी जनरेटर एरे है, जो पूरे इलाके में माइक्रोग्रिड को पावर दे सकता है। RX मेश पॉड के लीक हुए ब्लूप्रिंट में एक सूटकेस से भी छोटी यूनिट दिखाई गई है, जो एक सेल्फ हीलिंग पावर लूप में 10 अन्य पॉड्स को जोड़ने में सक्षम है, जो आपदा क्षेत्रों या ऑफ ग्रिड अभियानों के लिए एकदम सही है। प्रोजेक्ट आयरन वर्ल्ड कोड नाम के तहत सैन्य अनुबंधों में शिपिंग कंटेनरों के रूप में प्रच्छन्न मोबाइल ईंधन डिपो के लिए धन आवंटित किया गया है, जिनमें से प्रत्येक में
कृषि अपशिष्ट से संश्लेषित बायोएथेनॉल के टन भरे हुए हैं। शेयर बाजारों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की। दुनिया की सबसे बड़ी खनन कंपनी लिथियम वर्ल्ड के शेयरों में 2 कारोबारी सत्रों में 18% की गिरावट आई, जबकि माजदा की एनर्जी आर्म के साथ विशेष आपूर्ति सौदों की अफवाहों के चलते बायोफ्यूल टेक के शेयरों में 65% की बढ़ोतरी हुई। और चुनिंदा विश्लेषकों को दिए गए एक अचिह्नित लिफाफे में लाल रंग से एक वाक्य लिखा था, ग्रिड के ढहने की घटना के लिए तैयार रहें। उन्होंने कहा कि रोटरी इंजन अब एक अवशेष है। उन्होंने कहा कि बैटरियां अब अंतिम छोर पर हैं, लेकिन अब एक नए युग का उदय हो रहा है, जहां दहन और इलेक्ट्रॉन एक हो जाते हैं, जहां ऊर्जा कलात्मक रूप से उन्मुक्त हो जाती है और जहां शक्ति की लड़ाई धातुओं और खनिजों से आगे बढ़कर रसायन विज्ञान और भौतिकी के क्षेत्र में पहुंच जाती है। अंतिम युद्ध रेखाएं खींच दी गई हैं। देखने के लिए धन्यवाद। यदि आप अगले बड़े व्यवधान से आगे रहना चाहते हैं तो अभी सदस्यता लें और सूचनाएं चालू करें।